हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और लास्ट क्लास में हमने चेकर बोर्ड भी बनाया था फॉर वेरियस कोडॉन्स एंड द अमीनो एसिड्स। हमने इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ सब कुछ अंडरस्टैंड किया था और मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर ये सी 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 यू सी सी ए सी सी जी सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, यू 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 सी अलग अमीनो एसिड है, यू यू जी यू यू ए अलग है, तो क्या इसका कोई लेना देना है, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? आइए आज हम उसे समझते हैं। स्टूडेंट्स, थ्योरी बाद में बताऊंगी, पहले मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी बताती हूँ। देखिए, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि उप्स, आई एम सॉरी, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, हम फटाफट से पेन ले लेते हैं। सो सी 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 जी सी सी ए और सी सी यू, ये ऑल 4 कोड करते हैं फॉर प्रोलीन अमीनो एसिड, सेम अमीनो एसिड के लिए। इसी तरह से जी 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 ए जी जी सी एंड जी जी यू, दे ऑल कोड फॉर वैलीन अमीनो एसिड, वैलीन अमीनो एसिड। बट जैसा हमने बात करी यू यू सी एंड यू यू यू, दे कोड फॉर 1 सेकेंड फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, वेराज आप यहाँ पे देख सकते हैं यू यू ए एंड यू यू जी कोड फॉर ल्यूसिन। यानी अगर सपोज करिए ये अमीनो एसिड बनना है तो सिर्फ अगर हमने फर्स्ट 2 नाइट्रोजन बेस चेक कर ली विच इज दिस, तो थर्ड बेस कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीनो एसिड यही वाला फॉर्म होगा। सिमिलर इज द केस हियर। अगर आपको ये पता है कि फर्स्ट और सेकंड जी जी है तो थर्ड बेस कोई भी हो वैलीन फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट 2 बेसिस से आप कंफर्म नहीं कह सकते हो कि विच स्पेसिफिक अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड। यानी कुछ अमीनो एसिड्स के लिए द फर्स्ट 2 नाइट्रोजन बेसिस डिसाइड्स द अमीनो एसिड, दैट मीन्स फॉर द स्पेसिफिसिटी ऑफ अमीनो एसिड कि कौन सा अमीनो एसिड फॉर्म होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड नाइट्रोजन बेसिस आर रिस्पॉन्सिबल, थर्ड बेस डज नॉट प्ले एनी रोल। बट this is not followed by all amino acids, as you can see here. Here third nitrogen base will play a role. तो ये क्यों है और क्या इसका कोई इंपॉर्टेंस है, क्यों नेचर ने ऐसा किया? नेचर कुछ भी करता है स्टूडेंट्स, उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होता है, ये हमें समझना है। स्टूडेंट्स, ये जो फंडा है कि specificity of amino acid is decided by first 2 nitrogen bases, third base do not play role, इसे कहते हैं वॉबल हाइपोथेसिस। अब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ वॉबल हाइपोथेसिस जो है, ये फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज की थी। क्या मतलब होता है वॉबल का? एक्चुअली हिंदी में वॉबल का मतलब होता है डगमगाना, लड़खड़ाना। जैसे अगर रेस में आपने देखा होगा ना, रेसिंग बाइक में बाइक यूं यूं हो गई तो माई बाइक वॉबल्ड, यानी कि लड़खड़ा गई, अनस्टेडीली मूव कर रही है, डगमगा गई। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थर्ड बेस डगमगा रही है, लड़खड़ा रही है। वो सी हो सकती है, जी हो सकती है, ए हो सकती है, यू हो सकती है, लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अमीनो एसिड पे। इसीलिए इसे वॉबल हाइपोथेसिस बोलते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ अ कोडॉन इज डिसाइडेड, कोडॉन मतलब कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, इज डिसाइडेड बाय द फर्स्ट 2 नाइट्रोजन बेसिस, थर्ड डज नॉट प्ले एनी रोल। वो अमीनो एसिड फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं कर रही है। इस थर्ड पोजीशन को जो डगमगा रही है, लड़खड़ा रही है, इसे कहते हैं वॉबली पोजीशन। जैसे यहाँ पर ये वॉबली पोजीशन है या यहाँ पर ये वॉबली पोजीशन है। आई एम सॉरी, मैं बाय मिस्टेक इसे वैलीन लिख गई हूँ, दिस इज ग्लाइसिन ऑफ कोर्स, प्लीज करेक्ट मी। बट दिस इज नॉट फॉलोड बाय ऑल, एज वी कैन सी ऑल कोडॉन्स डू नॉट फॉलो दिस हाइपोथेसिस। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है समझिएगा स्टूडेंट्स। एक एनसीईआरटी की लाइन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है, वो रट लेते हैं और रटते हैं तो गलती हो जाती है। समझो, एक इंसान है और वो जो सैलरी है, जो भी उसकी इनकम है, उसे बहुत वाइजली यूज़ करता है, बिल्कुल स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं है, फिजूल खर्ची नहीं करता। तो हम क्या बोलते हैं कि ये बहुत इकोनॉमिकल है ना, बहुत इकोनॉमिकल है। या अगर कोई कुछ भी बाज़ार में सपोज कोई फ्रिज है, वो सिर्फ 10,000 का मिल रहा है, नॉर्मली फ्रिज 30,000 के मिलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बड़ी ये बहुत इकोनॉमिकल है, ये दिस इज़ वेरी चीप, दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल। इसी तरह से
ये जो वॉबली पोजीशंस हैं, ये वाले जो कोडॉन्स हैं, ये टीआरएनए की इकोनॉमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका क्या मतलब है भाई? टीआरएनए भी किससे बन रहा है? किसी जीन से, और उसमें भी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो हम क्या चाहेंगे कि एक सेल के अंदर बहुत सारे टीआरएनए बने या लेस नंबर। हम हमेशा इकोनॉमिकल होना चाहेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ ह्यूमन बॉडी एक पक्की बनिया है, वो एक एटीपी भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करती, यानी एक पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करती, क्योंकि एटीपी को ही करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो वो क्या चाहेगी कि भाई मेरा कम से कम टीआरएनए में काम हो जाए। टीआरएनए का क्या वर्क होता है? अमीनो जो कोडॉन है ऑन एमआरएनए उसे रीड करना बाय इट्स एंटीकोडॉन। नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को पिक करके लाके देना, बस। तो हम क्या चाहेंगे कि हमें कम से कम टीआरएनए बनाने पड़े, यानी हमें टीआरएनए की इकोनॉमी चाहिए। वहाँ ये बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये कोडॉन है, एक एमआरएनए है, उस पर ये कोडॉन है और इस पर यूसी है। जैसे ही आप U और C को देखेंगे, आपको पता है आपकी टेबल में से कि UC जो है वो सीरीन के लिए कोड करता है, सीरीन। थर्ड पोजीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर C भी हो सकता है, U भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि ये जो tRNA है, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझो इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये mRNA है, ये हमारा कोडॉन है। चलो मैं आपको आप ही के एग्जाम्पल से बता देती हूँ। जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा था CCC वाला, ठीक है। तो सपोज करो ये CCC है, तो यहाँ पर जो tRNA मॉलिक्यूल आएगा उस पर क्या होना चाहिए? GGG होना चाहिए। तो वो जो tRNA है वो प्रोलीन अमीनो एसिड पिक करके लाएगा। अब सपोज करो अगर ये वॉबल हाइपोथेसिस वर्क करे तो क्या होगा? भले ही यहाँ पर G आ जाए या A आ जाए या U आ जाए, कोई भी कोडॉन आ जाए, उसके लिए सेम tRNA वर्क कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये tRNA जैसे ही CC देखेगा, इसको पता है कि मुझे प्रोलीन उठा के लाना है। भले ही आगे C हो, G हो, A हो, U हो, थर्ड बेस कुछ भी हो, थर्ड नाइट्रोजन बेस कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोलीन पिक करके ले आएगा। यानी अगर सपोज ये वॉबल हाइपोथेसिस वर्क नहीं करती तो CCC डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड करता, CCG डिफरेंट, CCA डिफरेंट और CCU डिफरेंट। उस केस में CCC के लिए GGG वाला tRNA होना मस्ट है, CCG के लिए GGC वाला होना मस्ट है, CCA के लिए GGU वाला होना चाहिए और CCU के लिए GGA वाला होना चाहिए। यानी 4 tRNA लगते 4 कोडॉन्स के लिए। या मान लो आप कहोगे नहीं मैम, एक अमीनो एसिड 2 कोडॉन से हो रहा है, तो भी इन दो के लिए अगर सेम tRNA काम आ भी जाता तो इन दो के लिए भी एक और चाहिए था, यानी टोटल हमें 2 tRNA लग जाते। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बहुत इजी है। यहाँ पर 4 टाइप के कोडॉन्स, यानी कि CCC, CCG, CCA, CCU के लिए हमें 4 tRNA नहीं चाहिए, हमारा सिंगल tRNA से काम हो रहा है। यही तो है allows economy of tRNA, that means 1 tRNA recognize more than 1 codon. This is what we mean by wobble hypothesis. यहाँ भी आप देख सकते हैं UC अगर पहचान लिया तो AG वाला जो एंटी कोडॉन वाला tRNA है वो समझ जाएगा कि मुझे सीरीन पिक करके लानी है। भले ही आगे C है, U है, यानी यहाँ पर G कुछ भी हो, वॉबल पोजीशन है, ये कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे जो नंबर ऑफ tRNA टू बी फॉर्म्ड है वो कंपैरेटिवली लेसर हो जाता है। And this is what we want, right? So because of this hypothesis, it allows economy of tRNA during protein synthesis, क्योंकि protein synthesis के टाइम ही tRNA अमीनो एसिड्स पिक करके लाता है। That means 1 tRNA anticodon can recognize more than 1 codon. क्लियर हो गया वॉबल हाइपोथेसिस? हर वर्ड अच्छे से समझ आ गया? चलो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स, कैलकुलेट लेंथ ऑफ डीएनए कंपोज्ड ऑफ 12 न्यूक्लियोसोम्स। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? करो, ट्राई करो, पहले खुद ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। देखो 1 न्यूक्लियोसोम जो है वो हमने इसी क्लास की फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, इसी चैप्टर की, कि इसमें 200 बेस पेयर्स आती हैं। इतना लंबा डीएनए होता है, 200 बेस पेयर, राइट? यानी अगर 12 न्यूक्लियोसोम्स क्वेश्चन में दिए हैं तो उसमें कितने बेस पेयर्स आ जाएंगे बताओ?
12 इंटू 200 दैट मीन्स 2400 बेस पेयर आएंगे। लेकिन हमसे बेस पेयर नहीं पूछे, हमसे लेंथ पूछी है। अब आप जानते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स या वन बेस पेयर, यानी एक ये बेस पेयर है एक ये बेस पेयर है, इनके बीच में डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये भी हम जानते हैं, या 0.34 नैनोमीटर, जिस भी यूनिट में क्वेश्चन आएगा। तो 2 के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम है, पर यहाँ 2400 है, तो कितना हो जाएगा? सो डिस्टेंस बिटवीन 2400 बेस पेयर विल बी हाउ मच? 2400 मल्टीप्लाई बाय 3.4, दिस इज इन एंगस्ट्रॉम। चलिए सॉल्व करिए इसको, ये हो गया ये, सो दिस बिकम्स, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन तो 240 मल्टीप्लाई बाय 34, 009 0670618, सो दिस इज 8160 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में आएगा तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस डीएनए। ऐसा डीएनए जिसमें 12 न्यूक्लियोसोम है, उसकी ये लेंथ होगी। आ गया समझ? ये देखो सही किया है ना, ये रहा हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर 8160 एंगस्ट्रॉम। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है किसी भी जेनेटिक मटेरियल का, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, डीएनए और नन ऑफ दीज। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, मुझे ये बताओ, ये सीक्वेंस है, डीएनए आरएनए में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? आप कहोगे मैम बहुत ईजी है, आप हमें ये बता दो अगर इसमें यू आता है तो आरएनए और टी आता है तो डीएनए, पर मैंने तो यहाँ यू या टी लिखा ही नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते वेदर दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड और आरएनए स्ट्रैंड। उससे मत कंफ्यूज होना, डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही स्ट्रैंड हो सकता है ना डीएनए का दिया हो। तो वी कांट से वेदर इट इज डीएनए और आरएनए। नाउ वी कैनॉट से वेदर इट इज टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। हम कैसे बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते, इट कुड बी एनी। सो आई शुड राइट नन ऑफ द अबव, और आई कैन से नन ऑफ द अबव इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, आई शुड से एनी ऑफ द अबव, ऐसा लिखना चाहिए मुझे। ये कुछ भी हो सकता है, हम सिर्फ इतने पीस से नहीं बता सकते, हमें आगे का सीक्वेंस पता चले, स्ट्रक्चर पता चले, कुछ पता चले तभी हम बता सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग एमआरएनए। अभी हमें एमआरएनए दिया है और हमें नंबर ऑफ कोडॉन्स पता करने हैं इफ जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग एंड इफ जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग। देखते हैं नॉन ओवरलैपिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, बताओ कि 3 नाइट्रोजन बेसिस का 1 कोडॉन बनता है और उस 1 कोडॉन से 1 अमीनो एसिड बनता है, यानी इन 3 से फिर ये नेक्स्ट 3, ये नेक्स्ट 3, ये नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3 एंड नेक्स्ट 3, ये 1 कोडॉन ईच बनाएंगे, यानी 1 कोडॉन देन 1 कोडॉन, यानी सेकेंड नंबर लिख देती हूँ मैं, 3rd कोडॉन, 4th कोडॉन, 5th कोडॉन, 6th कोडॉन, 7th कोडॉन एंड 8th कोडॉन। यानी अगर इसी तरह से जो एक्चुअली होता है तो यहाँ पर इस एमआरएनए में 8 कोडॉन्स हैं, 8 कोडॉन्स विदाउट एनी डाउट। बट अगर ये ओवरलैपिंग है तो क्या होगा, जो होता नहीं है बट अगर है तो समझो, ये 3 से 1 अमीनो एसिड बनता, मतलब 1 कोडॉन है ये। अब ओवरलैपिंग है तो ये अगले ऐसा आता, ये सेकंड, फिर ये ऐसा आता 3rd, आ रहा है समझ, ये आता 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ऐसे इसको बनाते जाओ तो 22 कोडॉन्स बनेंगे। बना के देखना, खुद बना के देखना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। 22 कोडॉन्स, देखो ये 3, फिर ये 3, कितने हो गए 2, फिर ये 3 3rd, फिर ये 3 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22 कोडॉन्स बनेंगे। अब आप कहोगे कि मैम ये तो आपने हमें बता दिया, अब मान लो कि कोई एग्ज़ाम में हमारे पास 50 जो है आई शुड से 60 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आ जाए, तो हम थोड़ी ना, हाँ 60 है तो 60 डिवाइडेड बाय 3 यानी 20 तो बनेंगे अगर नॉन ओवरलैपिंग है, वो तो सीधा सीधा हम कर देंगे, 3 का 1 है तो 60 का मतलब 20 होंगे। लेकिन ओवरलैपिंग में हम बनाते थोड़ी फिरेंगे, अभी तो यहाँ पे सिर्फ 24 हैं, टोटल 8 कोडॉन्स हैं, एवरी कोडॉन में 3 बेसेस हैं, यानी 8 3 24 न्यूक्लियोटाइड्स या बेसेस हैं।
तो आपने आंसर 22 सॉल्व कर दिया, बट मान लो 60 दे दें, मान लो 90 दे दें, फिर हम ये थोड़ी ना करेंगे। तो कोई फॉर्मूला हमें बताओ, अभी बता देती हूँ। फॉर्मूला है स्टूडेंट्स n-2। यहाँ n क्या है? जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस या न्यूक्लियोटाइड्स दिए हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे तो टोटल 24 नाइट्रोजन बेसेस हैं। सो 24 में से हमने 2 माइनस कर दिया तो आंसर 22 आ गया। अगर सपोज यहाँ पे 60 होते तो 60 माइनस 2 यानी 58 टाइप के कोडॉन्स पॉसिबल होते इफ इट शोज ओवरलैपिंग, विच इज़ नॉट हैपनिंग नेचुरली। आ गया समझ? सो यू शुड नो दिस फॉर्मूला, बट मैं हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट्स की फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस फॉर्मूले को डिराइव करना, ताकि अगर कभी हम फॉर्मूला भूल जाएं तो हम एटलीस्ट क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकें और करेक्टली आंसर कर सकें। सो दीज आर द आंसर्स।